चुप हो जाओ। क्या है ये इतने सारे पेन? हाँ। अच्छा। वो तुम्हारा ही है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा बोला ना इसलिए। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए मेरी बात सुनिएगा एक बार। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, बताओ एक बार। थ्योरी ऑफ डिमांड। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं, ठीक है। तो तुमने ही तो ऐसा क्या कि मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो आप। धन्यवाद। तो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड को खत्म किया था। तो आज हमको उसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है। तो अपने पास राहुल, राहुल तुम आए थे लास्ट क्लास में? नहीं। आजाद तुमने कब स्टार्ट किया, कल ही स्टार्ट किया क्या? अच्छा, आप कौन है बेटा? हाँ। दिलांश, दिलांश आपने कभी स्टार्ट किया क्लासेस? आपने भी कल ही स्टार्ट किया। तुमने, तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स थी? ठीक है, तुम्हारे पास भी थी है ना? तो बेटा देखो, हम लोग ने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था ना, वो स्टार्ट किया था, हमारे सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो पहला पार्ट उसमें था थियोरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, वो हम लोगों ने खत्म किया। अभी उसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना, पहले अरे मोहतरमा, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे। हाँ। हाँ। तो जो सेकंड पार्ट आ रहा है, वो आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बेटा वो पीछे वाला एसी बंद कर दो। नहीं, पीछे वाला वो चाहो तो वो उड़न तश्तरी चालू कर ले बेटा वो। नहीं नहीं, कैसे 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 नहीं चलता? अच्छा, रुको रुको रुको, बेटा एक सेकंड। हैं? ये भी चलता ही था यार। कब हुआ? अभी अभी? हाँ हाँ, चल रहा है। अभी उसको समय लगेगा ना पेस पकड़ने में भाई। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग की गलतफहमी दूर कर दी मैंने, आ जाओ। तो बच्चों आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी, नॉट 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 नॉट, नॉट प्राइस इलास्टिसिटी। अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है पार्थ। हम्म, तो अभी ये वाले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें समझ लेते हैं। तो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? तो इलास्टिसिटी मतलब होता है बच्चों चेंज। ठीक है, निमेश ध्यान दो बेटा यहाँ पे ना। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने चेंज इन डिमांड। डिमांड जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है,
तो उसका कुछ रीजन होगा। अपने आप तो वो चीज चेंज नहीं होगी, है ना। अगर मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे जरूर कुछ रीजन रहा होगा। तुम लोगों ने जरूर ऐसी कोई हरकत करी होगी जिसके कारण मेरा बिहेवियर तुम्हारे प्रति क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। तो इलास्टिसिटी मतलब चेंज, और वो चेंज जो आता है वो किस चीज के लिए आता है सर? वो आता है कोई ना कोई चीज के रिस्पॉन्स में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर अपन मतलब देखें ऑल इन ऑल, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब निकल कर आता है सर चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज आ रहा है, क्या क्या ड्यू टू क्या? चेंज इन डिमांड इन रेस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू सम फैक्टर। कि कोई ना कोई चीज की वजह से, कोई ना कोई फैक्टर की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी डिमांड चेंज हो रही है। तो जब किसी फैक्टर में कुछ चेंज आ रहा है और उसके चेंज के रिस्पॉन्स में मेरी डिमांड चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्योंकि डिमांड पागल तो है नहीं कि अपने आप चेंज हो जाए, है ना। पड़े पड़े डिमांड का ऐसा दिमाग खनक गया और बोले चेंज हो गई मैं, ऐसा तो है नहीं। तो डिमांड जो चेंज हो रही है वो क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है किसी ना किसी चीज के रिस्पॉन्स में। तो किसके रिस्पॉन्स में चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रही है, वो सभी चीज का जो अपन बात पढ़ते हैं, किधर पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम लोग 11th क्लास में थे बच्चों, और जब हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ा करते थे बेटा हर्ष, तो वहां पे हमको केवल एक ही तरह की इलास्टिसिटी पढ़ने को मिलती थी, और वो होती थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट अभी जब हम हमारे फाउंडेशन के लेवल पे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमको जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, ये हमको 4 तरह की इलास्टिसिटीज पढ़नी है। ठीक है, ये जो चेंज इन डिमांड की हम बातें कर रहे हैं, तो कितने तरह के चेंज के बारे में पढ़ना है हमको? 4 तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ना है, 4 तरह की इलास्टिसिटीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन है वो? तो पहला है उसमें आपका, यस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आफ्टर प्राइस इलास्टिसिटी दूसरा आपका आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आफ्टर इनकम इलास्टिसिटी तीसरा जो आता है वो आता है आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ने के बाद लास्ट जो इलास्टिसिटी हमको पढ़ना रहेगा यहां पर, वो हम पढ़ेंगे बच्चों एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो 3 तरह के इलास्टिसिटीज हो गए, सॉरी 4 तरह के इलास्टिसिटीज हो गए जो हमको यहाँ पे पढ़ना है हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो ये होते क्या है? तो छोटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन इनका यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? तो इट इज द चेंज इन डिमांड in response to change in price। प्राइस में चेंज आने की वजह से जब हमारी डिमांड, इनफैक्ट डिमांड चेंज नहीं होगी बल्कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा यहाँ पर, जब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तो हम ऊपर ऊपर से लिख लिया, इसलिए हमने डिमांड लिख लिया। जब प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड है, डिमांड में चेंज आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहीं दूसरी तरफ इनकम इलास्टिसिटी का मतलब
हम लोगों ने निखिल जब वो पढ़े थे ना बेटा, डिमांड फंक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो हमने पढ़ा था कि इनकम वाज वन ऑफ द फैक्टर जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है ना, पढ़ा था। और इनकम का डिमांड के साथ में कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था, कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है ना। तो यानी इनकम भी क्या करती है, हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है। तो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? तो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है सर, इट इज द चेंज इन डिमांड in response to change in income। वाह। अब मैं तुमको, अब चलो इधर बात निकली तो इधर मुझे एक बात याद आई, तो शुभांगी मैं बता देता हूँ वो बात। बेटा जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होती है शुभांगी जी, उसकी वैल्यू जो होती है कैसी रहती है? क्या वो पॉजिटिव होती है, क्या वो नेगेटिव होती है, क्या होती है? हैं? अच्छा, वो तो माइनस साइन उसके फॉर्मूले में रखता है, दैट इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशन। बट वैसे अगर इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कैसा रहता है सर? वो रहता है सिर्फ पॉजिटिव। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, कौन? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, यानी डिमांड में जो चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसका अगर आप वैल्यू देखो तो उसका वैल्यू लाया करता है इन बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी, जहां पे जीरो और इंफिनिटी आ सकता है, जहां पे जीरो और इंफिनिटी आ सकता है। कुल मिलाकर मैं बात कहूं तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड केवल और केवल क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जीरो से इंफिनिटी, नेगेटिव आती नहीं है ये, ठीक है, नेगेटिव आती ही नहीं है ये। परंतु अगर हम बात करें इनकम इलास्टिसिटी के बारे में, तो इनकम इलास्टिसिटी बेटा यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव भी आ सकती है, तो वो पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है। ईडी मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जो हम देख रहे हैं कि जिसका वैल्यू अपना वेरी करेगा इन बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। कैसे करेगा दैट वी विल चेक, डिटेल में बात करेंगे तब पढ़ने को मिल जाएगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं? इनकम इलास्टिसिटी, ई वाई, तो बेटा इनकम इलास्टिसिटी आपका नेगेटिव भी होता है तो पॉजिटिव भी होता है, ये ध्यान रखना। दीक्षा चल लिख ले पहले, फिर बात पूछूंगा। लिख लिया क्या दीक्षा? पूछूं? ये क्या होता है? हाँ बोलना, हाँ पूछता हूँ। तो दीक्षा बेटा बता, क्या लगता है कि इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है? तो तूने कहा हाँ होता है, तूने लिख भी लिया। पॉजिटिव कैसे होता है? इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव कैसे हो सकता है, वो पूछना चाह रहा हूँ मैं तेरे से। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो आपने बोला था सर पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए इसीलिए हमने कहा कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव तो आएगा। परंतु नेगेटिव कैसे आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, इनकम कम होगी डिमांड कम होगी तो वो तो पॉजिटिव रिलेशन ही तो हुआ, तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। नेगेटिव क्यों आ रही है? सर हमने इनकम का, निखिल बेटा, एक एक्सेप्शन लिखा था, गिफिन गुड्स नहीं लिखा था, हमने लिखा था इंफीरियर गुड्स, कि इंफीरियर गुड्स के साथ में आजाद क्या होता है ना, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। इंफीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट, जब इंसान की इनकम कम होती है ना तो वो उन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन चालू करता है, यानी इनकम गिरी तो इंफीरियर गुड्स जो है उसकी डिमांड बढ़ी, तो नेगेटिव रिलेशन है वहां। तो वहां पे आपकी जो इनकम इलास्टिसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी? नेगेटिव, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा नेहा जी? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, वो क्या है सर? तो इट इज द चेंज इन डिमांड in response to change in price of related goods। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस,
है ना, इसका प्राइस चेंज हो रहा है, इसकी डिमांड चेंज हो रही है, क्रॉस प्राइस। तो बेसिकली ये हमारा रिलेटेड गुड्स के लिए होता है कि सर रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो उसके कारण आपके प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हुई, तो कितनी चेंज हुई, तो वो आपको देखने को मिलता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में। क्रॉस प्राइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक का प्राइस और दूसरे का डिमांड, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, इसको ईसी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, ईसी से। तो क्या लगता है बच्चों, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? चलो रुको, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, निष्ठा बताएगी, निष्ठा बता। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बेटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, या दोनों आएगा, या दोनों नहीं आएगा, या जीरो आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा बोलना चाह रहे हो कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके बीच में आप नेगेटिव रिलेशन बता रहे हो। हाँ, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ा था दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री का इनवर्स रिलेशन था, सब्स्टिट्यूट का, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, तो क्या बात, यानी कि व्हाट यानी इसका वैल्यू लाई कर सकता है इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैंने आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, बल्कि मैंने लिखा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पता है क्यों? क्योंकि इधर जीरो भी आ सकता है, ईसी का वैल्यू जीरो भी आ सकता है जी। हम्म, ठीक है। ये और ये जो दो बातें लिखी है आप लोगों को लगेगा सेम ही है कि वहां भी तो नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, इधर मैंने जीरो की बात नहीं करी। अगर मैंने इधर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जीरो भी आ सकता है। ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का वैल्यू आपका लाया करेगा इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, जिन लोगों के पास मैथ्स होगी उनको पता रहेगा ये ऐसे लिखते हैं। और सेट्स वगैरह पढ़ा होगा तुम लोगों ने अभी, पढ़ोगे सीए, हाँ पढ़ोगे सीए फाउंडेशन के अंदर, तो तुमको इस तरह से लिखवा लिखवा के बताया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है ये, दिस इज द रोस्टर फॉर्म आई गेस। छोड़ो, तुमसे क्यों ही बातें करता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, अच्छा एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? हाँ, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़े। सही बात है आजाद, कोई जना इसलिए तो एडवर्टीजमेंट नहीं करता ना कि उसके प्रोडक्ट की सेल्स कम हो जाए। यानी अगर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हो तो सेल्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी रहेगा वहां पे क्या देखना रहेगा, यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों चेंज इन डिमांड और ये डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है बच्चों, ये बता सकते हो? डिमांड में यहाँ पे चेंज क्यों आ रहा है? इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे बदलेगा? सेल्स नहीं, नहीं, एक सेकंड, क्या? एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट नहीं बदलेगा बल्कि आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा बदलेगा। पहले 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे एडवर्टीजमेंट पे, इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे एडवर्टीजमेंट पे, ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़े। तो जो चेंज होगा वो कौन होगा? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। और अगर हम हमारा एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं? डिमांड बढ़ाने के चक्कर में। तो कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में? पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। यानी इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। गलती से नेगेटिव आ गया तो समझ लेना तुम्हारा तो सब उल्टा जा रहा है। किधर? एक सेकंड रुको, मैं इसको लिख दूं। सो इट इज द चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे डिमांड में जो भी चेंज है वो क्यों आ रहा है? एक्सपेंडिचर की वजह से। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हमने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है तो इसलिए बढ़ाया कि डिमांड बढ़े, तो वैल्यू कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए इसका हमेशा।
इसका जो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी रहेगा हमेशा कैसे रहना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ जी बालक, आपने एक सवाल पूछा यहाँ पर कि सर इलास्टिसिटी डिमांड का वैल्यू, सर आप बोल रहे हो यहाँ पे जो है रिलेशन तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में सर नेगेटिव रिलेशन होता है, सही बात है। तो तभी तो हम जब फॉर्मूला लिखते हैं वहाँ पहले से ही उस नेगेटिव रिलेशनशिप को हटाने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं, तो वैल्यू जो आएगा इधर आपका हमेशा प्लस में ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, तो इनके बीच में तो रिलेशन ही पॉजिटिव है ना, तो आंसर भी जब निकलेगा कैलकुलेट करने पे तो पॉजिटिव ही आएगा। हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा जीरो आ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने एडवर्टीजमेंट में खर्चा तो करा परंतु डिमांड में कोई चेंज आया ही नहीं, तो पॉसिबल है कि जीरो आ जाए कभी वहां पे। तो ये आपके चार तरह के इलास्टिसिटीज हैं बच्चों, जो हमको यहाँ पे पढ़नी है, और ये उनके रिस्पेक्टिव मीनिंग्स और उनके वैल्यूज का हमने बात करा कि ऐसे ऐसा रहेगा। अब ये इलास्टिसिटीज निकलेंगी कैसे, क्या फॉर्मूलाज रहेगा, वो अब डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के साथ में। हाँ, चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ओहो ऑन एडवर्टीजमेंट तो लिखना भूल गया मैं बेटा, यहाँ लिखा ना एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किस पे, ऑन एडवर्टीजमेंट, ऐड कर लेना ना, चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। वेरी गुड हर्ष, हम तुमसे यही एक्सपेक्ट किए थे। यस, नहीं तुम्हारा सवाल आना चाहिए था फिर मेरे से, सर क्यों नहीं हो सकता, क्या यार तुमने पूछा ही नहीं पर देख रहे हो कैसे खुद को ऐसा इसने वो सेव बैक किया, बोले सर देखो सर, मैं तो बाद में चल के पूछ रही थी सर आप जब वापस पढ़ाते। ठीक है तो बाद में बताऊंगा, फिर अभी क्यों बताऊं। ओके देखो बता रहा हूँ, वैसे हम लोग जो देखते हैं ये बिहेवियर इन किसका, इनकम इलास्टिसिटी का, किसका, जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, वो अपनी डिमांड बढ़ाता है। ज़्यादातर कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ाता है, तो कंज्यूमर हमेशा अपनी इनकम बढ़ने पे हम जो उसके लग्जरी गुड्स होते हैं है ना, उनकी डिमांड बढ़ाता है, नेसेसिटीज़ की कभी डिमांड नहीं बढ़ाता। ऐसा भी नहीं कि डिमांड थोड़ी भी नहीं बढ़ेगी नेसेसिटीज़ की, तो नेसेसिटीज़ जो होती है ना वहाँ पे उसकी डिमांड रहती है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब जितना चेंज इनकम में आता है नेसेसिटीज़ की डिमांड में बहुत कम चेंज आता है। परंतु ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्या, कि हम जब एमपीसी और वो सब पढ़ के आते हैं तो हमने हमेशा पढ़ा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है उसका खर्च करने का प्रोपोर्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, इनकम बढ़ने पर अपने खर्चे बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, जब वो कम लेवल से उठता है तो, इनकम जब वैसा जीरो से स्टार्ट करता है तो। ठीक है, तो हमारा इनकम जब भी कभी बढ़ेगा हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, अब वो जो खर्चा होगा नेसेसिटीज़ के ऊपर बहुत कम होगा, क्योंकि जितना खर्चा मैं पहले कर रहा था नेसेसिटीज़ पे अभी भी उतना ही करूँगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। बाकी मेनली हमारा जो खर्चा है वो किस पे आएगा, लग्जरीज पे। तो लग्जरीज का आपको रिलेशन काफ़ी हाईली इलास्टिक देखने को मिलेगा और नेसेसिटीज़ का लेस इलास्टिक, परंतु जीरो हो ऐसा हो नहीं सकता कि इनकम तो बढ़ गई परंतु मैंने अपना एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं किया, ऐसा तो कैसे हो सकता है। हमारी जेब में जब पैसे रहते हैं ना तो हमारे पता नहीं हाथ में अपने आप ही खुजली मचती है, हमको रह रह के ख्याल आता है ये खरीद लेते हैं वो खरीद लेते हैं, ऐसा होता है। जब पैसा होता है ना जेब में तब इंसान को ऐसा 10 थॉट आते हैं, चलो जरा कुछ अमेजोन पे सर्च करते हैं कुछ काम का दिख जाए, हैं चलो जरा बाजार चले जाते हैं। और जब इंसान की जेब में पैसा नहीं तो चुपचाप बैठा रहता है ऐसा हाथ बंद करके, किसी से कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं। और जब पैसा होता है ना तो खुद ऐसा घर में आप देख, तुम अपने पेरेंट्स को देखना, जब तुम्हारे पैसा ढेर सारा पैसा हो ना ऐसा घर में अलग ही उनका बात करने का तरीका अलग रहता है, क्या चाहिए तेरे को, ऑडी चाहिए, ले लेना चल कोई नहीं। और जब उनका थोड़ा बजट थोड़ा सा हिला हुआ रहता है ना तो चुपचाप बैठे रहते, कभी कुछ नहीं बोलते।
तो वैसा चीज़ है। तो इसलिए इनकम इलास्टिसिटी मेरा बहुत ही ऐसा मुश्किल है कि ज़ीरो देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि पैसा होता ही खर्च करने के लिए। लक्ष्मी जी का स्वभाव ही चंचल है। हाँ हाँ बोलना। देखो, अभी हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तुमको खुद को देखने को मिलेगा वहाँ पे उसका वैल्यू कोई भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो उसका इनवर्स रिलेशनशिप है ना, जो उसकी वैल्यू नेगेटिव में ला सकता है, उस इनवर्स रिलेशनशिप को हमने ऑलरेडी फॉर्मूले में क्या कर रखा है, इंडिकेट कर रखा है वहाँ पे माइनस का साइन लगा करके। इसीलिए उसकी वैल्यू कभी जीरो, मतलब वो नेगेटिव में नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरों में वो इनवर्स रिलेशन था ही नहीं। हम खुद चाह रहे हैं कि सबकी वैल्यू क्या रहे, हमारी तरफ से क्या रहे, सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहे, परंतु कैलकुलेट करने पे ऐसा पाया जाता है कि नहीं, ये तो उसके बावजूद क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वहाँ वो उसको नेगेटिव ही रखा गया है फिर, परंतु यहाँ पे तो इनका रिलेशन ही नेगेटिव है, तो उसके लिए हमने माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद अगर कैलकुलेशन में कभी नेगेटिव आता तो हम ले लेते नेगेटिव, पर वो कभी आता ही नहीं है, वो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है जी। और या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, ये सभी चीज़ों के ऊपर क्या है ना, हमारा लॉ ऑफ डिमांड लगता भी नहीं है, इसलिए भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में कोई माइनस साइन नहीं ले रहे। परंतु जब हम प्राइस और क्वांटिटी की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए भी वहाँ पे हम उसके लिए वो लॉ ऑफ डिमांड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगा दे रहे, माइनस का साइन लगा दे रहे, ठीक है। हाँ, क्या चीज़, कोई और कुछ बोल रहा था? चलो तो स्टार्ट करें, किसके साथ में स्टार्ट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, इट इज द डिग्री ऑफ चेंज, इट इज द डिग्री ऑफ चेंज, डिग्री मतलब समझते हैं, डिग्री मतलब अमाउंट, कि कितना चेंज आया, अमाउंट है ना। तो इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, in response to change in price, in response to change in price। प्राइस में कुछ चेंज आया, ठीक है, और प्राइस में वो जितना भी चेंज आया उसके रिस्पॉन्स में मेरी क्वांटिटी डिमांड में जितना भी चेंज आ रहा है, जितना भी वो चेंज को शो कर रहा है, डिग्री ऑफ चेंज यानी अमाउंट ऑफ चेंज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस रिस्पॉन्सिवनेस को, उस रिस्पॉन्सिवनेस को हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। हम उस रिस्पॉन्सिवनेस को बोल रहे हैं, तो हम उस रिस्पॉन्सिवनेस को क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस में कुछ चेंज आने की वजह से मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, कितना रिस्पॉन्ड करता है, तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि जैसे प्राइस में 20% चेंज आया, और प्राइस के 20% चेंज के कारण देखने को मिलता है कि क्वांटिटी में जो है 50% का चेंज देखने को मिल रहा है। तो डिग्री ऑफ चेंज अगर आप देखो तो डिग्री ऑफ चेंज यहाँ पे है मोर देन डबल, क्वांटम ऑफ चेंज अगर आप देखो तो वो क्या है, मोर देन डबल, कि जितना चेंज प्राइस में है उससे डबल से ज्यादा चेंज किस में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। आई बात समझ में, ऐसा चीज। और इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए, यानी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को निकालने के लिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। तुम लोगों ने 11th में कितने मेथड्स पढ़े हैं? एक, हाँ मैंने सारे पढ़ाए थे आपको, पर सबको सारे नहीं पढ़ाते बेटा।
कोई बात नहीं। तो मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने वैसे तो पहले जब पढ़ते तो कितने मेथड पढ़े होते हैं सर? एक। परंतु यहाँ पे हमारे पास कितने मेथड्स हैं? चार। एक आता है हमारा परसेंटेज मेथड, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका इसमें पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। हर्ष तेरे को बुला रहे हैं। तीस तीसरा आता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। और चौथा आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। टोटल आउटले मेथड, ठीक है। तो ये चार मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं बच्चों, जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ, सही बात है। तो चार मेथड्स हैं। अच्छा, इन सभी मेथड्स में अगर हम बात करें सुपीरियर मेथड कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर मेथड है परसेंटेज मेथड। इसके अपने मेरिट्स हैं। मतलब ये मेथड्स आप समझो बाकी तीनों मेथड्स को ऐसा आउटशाइन कर जाता है, आउट परफॉर्म कर जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि पर हाँ, चलो हर्ष बता रहे हमको। हाँ हर्ष बेटा, क्या करता है? नहीं नहीं, सही कह रहे हो तुम। मैं जैसे जन यस कि सर ये मेथड बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट यानी पिन पॉइंट मेथड है। या आपको आपके इलास्टिसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देता है। जहां पर आप ये बाकी के मेथड्स के पास जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं देते। ये बस आपको बता देंगे कि कितना इलास्टिक है। परंतु परसेंटेज मेथड, हाँ हाँ ठीक है समझ गए। परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड की बात करें तो वो क्या करके देगा? आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। तो इसलिए सबसे जो ज्यादा अच्छा मेथड है या सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो मेथड है वो कौन सा है? परसेंटेज मेथड। तो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे तो निमिष बेटा किसके साथ स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज मेथड के साथ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मेथड के साथ। आज कौन सा डे है? थर्सडे, ठीक है भाई। आज थर्सडे, कर लें फिर, कर लें फिर, ठीक है। चलो, परसेंटेज मेथड या वी कैन से प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या हो गया? दीवार में से करंट आ रहा है तो तो क्या हो गया? ओके, परसेंटेज मेथड या वी कैन से प्रोपोर्शनल मेथड। क्या करना है यहाँ पे? तो बेसिकली जो भी करना है वो यहीं लिख रहे हैं हम। क्या होता है इस मेथड में? तो इट प्रेजेंट्स द परसेंटेज change in quantity demanded due to percentage change in price। कि सर कोई एक कमोडिटी थी, उस कमोडिटी के प्राइस में कुछ परसेंट का चेंज आया, और वो कुछ परसेंट का चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी क्या आया? कुछ परसेंट का चेंज आया। तो वो जो दोनों का जो डिग्री ऑफ चेंज रहा, उसको जो हमको मेथड रिप्रेजेंट करके देता है उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज मेथड। कि यहाँ पे आप क्या करते हो? दोनों का जो परसेंटेज चेंज आया उसको कंपेयर करते हो और उसके थ्रू इलास्टिसिटी निकालते हो, ठीक है। दोनों का क्या करोगे?
परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करोगे कि भाई प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया, और दोनों को क्या कर लोगे, कंपेयर, और उसके बेसिस पे आप क्या कर लोगे, इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा रहता है। फॉर्मूला अब क्या है ना, जैसा कि हम सभी भली बात ही जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो उसी इनवर्स रिलेशन के चलते फॉर्मूला बनता है यहाँ पे इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको डिवाइड कर लो विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अपन लोग इस तरीके से कि परसेंटेज चेंज, चेंज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय साइन ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा का साइन बना के, डेल्टा मींस चेंज। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। सिंपल और सरल सा फॉर्मूला है। परंतु पार्थ बात वहीं आकर के रुक जाती है और अटक जाती है कि ये परसेंटेज चेंज निकालें कैसे। क्वांटिटी डिमांडेड का आप कह रहे हो कि भाई जितना भी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आया, जितना भी परसेंटेज चेंज आया, तो वो परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है क्वांटिटी का, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज में लेते हैं बच्चों। फॉर्मूला कुछ ऐसा चलता है अपना कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q0 इंटू 100। रुको अभी वापस लिखना पड़ेगा, हाँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q0 इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला लग के क्या निकल रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग के परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल रहा है, ध्यान देना। ठीक है, ये फॉर्मूला लग के क्या चीज निकल रहा है अपने पास, ये फॉर्मूला लग के अपने पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकल रहा है। और अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, चेंज इन प्राइस अपॉन P0 इंटू 100। और इस पूरे फॉर्मूले के आगे माइनस साइन तो है ही, तो ऊपर वाले पार्ट से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लोगे, किसका, क्वांटिटी डिमांडेड का। नीचे वाले पार्ट से कैलकुलेट कर लोगे, क्या कैलकुलेट कर लोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल इज दैट। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है जी बेटा। वैसे कैसे, हाँ अभी लिखते, रुको अभी लिख रहे हैं पूरा लिख रहे हैं, चिंता मत करो। अब देखो अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और छोटा करें तो नीचे वाले 100 से ऊपर वाला 100 कैंसिल आउट हो सकता है, और इसको थोड़ा घुमा दें, रेसिप्रोकल कर ले, जैसा कि नवनीत जी ने हमको बोला। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, माइनस साइन आगे, डेल्टा Q अपॉन Q0 इंटू ये P0 ऊपर चला जाएगा और जो डेल्टा P है वो नीचे रह जाएगा, यानी कि P0 अपॉन डेल्टा P। तो ये तुम्हारा एक तरीके से फाइनल फॉर्मूला बन गया ऑफ परसेंटेज मेथड। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज मेथड, ED इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन डेल्टा P। हाँ बोलो क्या कह रहे हो तुम, यही तो है। आया तो बात तो वही पड़ेगी ना बेटा, है तो मल्टीप्लाई में, नहीं भी लिखेंगे तो क्या दिक्कत है। 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे, आना तो 6 ही है। नहीं मेरे को ये अच्छा लगता है। दिखने में तो तुम भी मुझे अच्छे नहीं लगते, पर पढ़ा तो रहा हूं ना मैं तुम्हें। माफ कर दे रोहन को, माफ कर दे। ठीक है, तो अल्टीमेट जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि डेल्टा Q अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन डेल्टा P। कुछ बच्चों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सर ये डेल्टा Q मतलब क्या,
तो डेल्टा क्यू का मतलब है बच्चों चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में जितना चेंज आया। तो सर वो चेंज कैसे निकलेगा? तो बेटा उसके लिए भी फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q0। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q0। क्या बोले तुम? ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, ढंग से पढ़ लेना पहले। फिर डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस। और वो चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला उसका वही है, P1 माइनस P0, यानी नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस। जहां जहां पे नया मतलब P1 का मतलब है न्यू प्राइस, यानी चेंज आने के बाद का प्राइस, चेंज आने के बाद का प्राइस। P0 का मतलब है ओल्ड प्राइस, चेंज आने से पहले का प्राइस। Q1 न्यू क्वांटिटी, Q0 ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, लिख लिया सभी ने? संस्कृति जो ऐसा सोने के नोट्स बना रही है ना, कोई बराबरी ही नहीं है इनकी। बढ़िया बेटा, मैं तारीफ कर रहा तुम्हारा। तुम्हारी तरफ भी देखूं? ठीक है। चार तरह के? इसका तो नोट्स देखना पड़ेगा, रुको। मैं देखने के, मैं दिखाओ तुम्हारा नोटबुक दिखाओ। अभी तुम चार तरह के पेन यूज करो तो कुछ तो अच्छा कर ही रहोगे। दिखा तो, कोई बात नहीं, ला दिखा। ये रेड लाइन से तुमने जो ये नहीं, ये तुम शेडिंग कर रहे थे क्या? शेडिंग कर रहे थे? अच्छा, ये मतलब दिख रहा है तू? इस ये मेथड को दिखाने के लिए इसने यहाँ पे रेड पेन यूज किया है कि फिर उसके बाद। ये कौन सा कलर है? रेड से स्टार्ट किया, बीच में ऑरेंज आ गया, रेड पे खत्म कर रहा है। देख, क्रिएटिविटी देखो, रीजन। रुक तो सही। अरे बाप रे, ये भयंकर क्रिएटिविटी। रुक जा, इसको तो दिखाना पड़ेगा। रुक रुक रुक। अरे तो इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता। ये कैसे कर रहे हो तुम? एक सेकेंड, इसने क्या रीजन दिया है? बीच में पेन चलना बंद हो गया था। एक सेकेंड, पर तुम पैटर्न समझो। पैटर्न, एक सेकेंड रुको, पहले देख, पहले पहले देखो मैं क्या बता रहा। हंसो मत सीधे, है ना? यहां पे इसने शुरू के दो शब्द रेड से लिखे, फिर पूरा ऑरेंज, और सुन, आखिरी शब्द का फिर दो शब्द इसने ऑरेंज से लिखा, फिर बाकी रेड। पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, कुछ कुछ ऐसा। तूने बोला तेरा रेड पेन चलना बंद हो गया, तो आखिरी के चार शब्दों में कैसे चला? मतलब तेरा ऑरेंज पूरा चला, शुरू के दो शब्द चला, आखिरी के चार शब्द नहीं चल पाया। ये तो जानबूझ के किया गया। मेरे को करना ही नहीं अब नोटिस। कोई बात नहीं। वाह भाई वाह।
ऐसा जहर काम किया है ना तूने। वो हीरा ठाकुर तो जहर की खीर खा के मरा था। मैं तेरे नोट्स देख के मर जाऊंगा। मेरे आंखों से उल्टी होगी, क्या मतलब है। इसने ग्रीन पेन भी यूज में लिया अभी। चेंज इन क्वांटिटी के लिए। वेरी गुड। बहुत सुंदर नोट्स बना रहे हो। सिर्फ पेन बदलने से काम नहीं होता बेटा, हाथों में भी वो सफाई होना जरूरी है। कोई नहीं। ये देख, एक पेन से लिख रहा है, कितना सुंदर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। सुंदर ही है। बहुत बढ़िया, वाह। तुमको तो वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं। चलो, कोई नहीं कोई नहीं। तुमने कहा, चलो कम से कम ट्राई कर रहा है बच्चा, यार ट्राई कर रहा है। अब ये खुद का बेटर वर्जन देखना चाहता है आने वाले समय में। सही है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। हमको ऐसे हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हंसी उड़ाना गलत बात होती है। मत करो ऐसा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं भी ऐसे ट्राई करूंगा कि बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे इको और फिर नॉमिक्स। लग तो अच्छा रहा है। ठीक है, आ जाओ। ये लिख लिया बेटा तूने। अब सुनो, ये पूरा फॉर्मूला बना हमारा। अब हमको करना क्या है, हमको ये फॉर्मूला यूज करके इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी डिग्री ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है कि कितना चेंज आया। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज में लें, ये माइनस साइन लगाना ना भूलें। क्योंकि बच्चे बार बार ये माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारा तो आंसर माइनस में आ रहा है, आपने तो बोला था प्लस में आएगा। तो माइनस साइन लगाना ना भूले जब भी हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे तो, ठीक है। ओके, फॉर्मूला क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू 100। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में जितना चेंज आया उसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर रहे हो, बेस क्वांटिटी से। बेस क्वांटिटी मतलब पुरानी क्वांटिटी, चेंज आने से पहले की क्वांटिटी। और क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू 100, इससे क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए फॉर्मूला लग गया डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इंटू 100, यानी चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस यानी बेस प्राइस इंटू 100। अच्छा, चेंज इन प्राइस या चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड का कॉन्सेप्ट याद रखना है। कुछ भी नया चीज है उसको पुराने से माइनस कर लो, पता लग जाएगा कितना चेंज आया। तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, चाहे न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। Q1 या P1 उनको हम बोलते हैं न्यू क्वांटिटी या न्यू प्राइस, यानी चेंज आने के बाद का क्वांटिटी, चेंज आने के बाद का प्राइस। Q0 P0 चेंज आने से पहले का क्वांटिटी या चेंज आने से पहले का प्राइस। ठीक है, हाँ जी सर। फिर क्या, अब कुछ नहीं। एक मैं आपको बताता हूँ, तो देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन करोगे, समझना इसके क्वेश्चन जब भी करोगे, तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम क्वेश्चन में जाकर के फिगर आउट कर लो कि P1 कौन है, Q1 कौन है, Q0 कौन है और P0 कौन है। तो अगर ये पहले ही तुम जाकर के लिख लोगे ऊपर से, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम खुद ही लिख लो P1 Q1 P0 Q0, तो उसके बाद तुमको एक क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि तुम डायरेक्ट फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। सीधे जाकर के वैल्यू रख देना कि सर डेल्टा पी निकालना है तो ठीक है, P1 माइनस पी जीरो कर लिया। डेल्टा क्यू निकालना है, Q1 माइनस क्यू जीरो कर लिया। आपने ऑलरेडी सबका वैल्यू निकाल के रख रखा है, सीधे जाकर के फॉर्मूलाज में रख दो, सीधा ऐसा बिल्कुल पिन पॉइंट आंसर आएगा, कहीं भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो तो एक एक करके अब थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों।
चलो कंटिन्यू करते बच्चों। क्या हुआ बेटा? आ जाओ। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहे, और फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, कोई बात, रख दो उसको, खेलो मत उससे। सबसे पहला चीज, तो कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी increases from 100 units to 140 units due to due to a fall in price from rupees 100 to rupees 60 per unit। ये आपके सामने क्वेश्चन है जो आपको ऐसा बोल रहा है बच्चों कि भाई जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुआ 100 क्वांटिटी से लेके 140 क्वांटिटी तक, और वो इसलिए इंक्रीज हो पाया क्योंकि प्राइस जो था वो उस दौरान डिक्रीज हुआ था, 100 रुपए से 60 रुपए हो गया था। तो आपको इस दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले खुद, अरे रुक जाओ ना यार, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको सबसे पहले लिख लेना है खुद ही की तरफ से कि P1 क्या है, P0 क्या है, Q1 क्या है, Q0 क्या है। तो समझो 100 से 140 हुआ तो पुरानी क्वांटिटी कौन सी है, 100, तो Q0 हो गया 100। नई क्वांटिटी कितनी है, चेंज के बाद की क्वांटिटी यानी 140, तो Q1 इज 140। ये तो समझता है सबको। पुराना प्राइस, फॉल इन प्राइस फ्रॉम 100 टू 60, पहले 100 था अभी 60 है, पुराना प्राइस 100, नया प्राइस 60। बस इस तरह से हम Q0 P0 Q1 P1 निकाल लेंगे। सीधे जाओ फॉर्मूले के पास और आंसर लिख लो, ED इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा Q अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन डेल्टा P। अरे हाँ जो भी है, मैं तो पूरा बताऊंगा ना अभी कैसे करना। वेरी गुड, तुम लोगों ने आंसर निकाला, बहुत बढ़िया बेटा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। देखो सबसे पहले डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे, Q1 माइनस Q0, Q1 माइनस Q0, 140 माइनस 100 कितना आ गया 40। फिर निकालेंगे डेल्टा P, तो P1 माइनस P0, तो P1 हमने पहले लिख लिया था, P0 भी लिख लिया था, तो 60 माइनस 100 तो कितना आया माइनस का 40, माइनस का 40। तो हम जाकर के सारी वैल्यूज रख देते फॉर्मूले के अंदर। डेल्टा Q इज 40, Q0 is 100, P0 is also 100 and delta P is माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, हमारा ED आ गया 1। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, ये आसान था समझने में सभी के लिए। बताओ आजाद बेटा, तुमको आया समझ में क्या चीज किया अपन ने? निखिल, बाकी सबके लिए, हाँ राहुल, राहुल समझ में आया बेटा क्या करा अपन ने? नहीं वो तो सही बात है, ईडी निकाला, कुछ कुछ ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया हो। क्या हो गया तो? सही बोल रहा, क्या हो गया इसमें सब रावण की तरह दांत फाड़ के हंसने की जरूरत क्या है? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ बेटा बता राहुल, समझ में आया बेटा क्या करा अपन ने? P1 Q1 P0 Q0 कैसे लिया, समझा ना तेरे को? चल चलो मनप्रीत जी, अच्छा तुम तो पानी भरने गई थी, वाटर गर्ल। 2 मिनट रुक जाऊं? 2 मिनट रुक गया, जल्दी। हाँ तो रुका हुआ, मैंने कुछ किया भी नहीं, अभी आगे लिखा भी नहीं इसमें। तो ये इसके ये क्वेश्चन देख करके मुझे लगता है कि तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, है ना? चलो अगले तरह क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा भाषा को बदल कर, है ना? अरे बेटा तू क्वेश्चन लिखने मत बैठ यार, ये लेक्चर आ जाएगा वहां से लिख लो क्वेश्चन, तू अभी रुक जा, तू अगले क्वेश्चन को लिख लो, मत करिए सब। तू सिर्फ क्वेश्चन लिख रही है, अच्छा मतलब सोल्यूशन घर जाए करेगी? हाँ तो क्वेश्चन पूरा लिख ले, वेरी गुड, लिख 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 लिख। कीप इट विद योरसेल्फ, कीप इट विद योरसेल्फ।
घना एक्साइटेड बंदा है ये। वो एक वो इसको देख के वो याद आता मुझे, वो राजपाल यादव का एक वो आता ना मीम, मैं। हाँ जो भी, हाँ हम ऐसा कुछ तो आता। एक सेकंड। है जी। चलो नेक्स्ट लिखें। चेंज करते हैं ना। देखो, कैलकुलेट इलास्टिसिटी, वही चीज, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when price falls to rupees 100, when price falls to rupees 100, which increases the quantity demanded by 80 units. Earlier, consumer used to demand, consumer used to demand, है ना, 120 units at a price of, कितना लिखें, ₹120। ये क्वेश्चन है। पहले अच्छे से P1 Q1 देख करके अलग कर लो, P0 Q0 देख करके अलग कर लो, और उसके बाद आइए बढ़ना क्वेश्चन पे। ओके बेटा, चेक करेंगे, बिल्कुल हो ना। हम्म। हो गया। चलो एक बार वापस चेक कर लेते हैं क्या चीज करा हमने इसमें। अगर क्वेश्चन को पढ़े ढंग से, पहले P0 Q0 लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन में P0 और Q0 आसानी से दिख रहा है। राहुल, तुमको दिखा? हाँ, क्या बोला था कि अर्लियर कंज्यूमर यूज्ड टू डिमांड, पहले कंज्यूमर इतना डिमांड करता था, कितना डिमांड करता था, 120 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 120। तो P0 was 120 एंड Q0 was also 120। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन बेटा जो प्राइस है वो गिर गया। कितना गिर गया सर? गिर करके 100 रुपए हो गया है। फॉल्स 200, फॉल्स बाय नहीं है। फॉल्स बाय होता तो 100 रुपए से कम हो जाता, बल्कि क्या बोला, फॉल्स 200, प्राइस गिर के अब कितना हो गया है, 100 रुपए हो गया है। पहले 120 था, अब 100 हो गया है। और क्वांटिटी जो है which increases the quantity demanded by 80 units, इसने क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दिया है। इसने क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया? अब कितनी हो गई क्वांटिटी? हाँ, तो Q1 कितना हो गया, 200। तो सिंपली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी का। तो चेंज इन क्वांटिटी तो वैसे ही 80 हो गया, क्योंकि इंक्रीजेस बाय, यानी ये एक तरीके से क्या दे रखा था, चेंज इन क्वांटिटी दे रखा था। क्या दे रखा था युविका?
चेंज इन क्वांटिटी। Q0 was 120, P0 was 120, 120 था ना P0। चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज हुआ, 100 माइनस 120 तो माइनस का 20, और ये फॉर्मूले माइनस अलग, ये कैंसिल आउट, हाँ माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट, और आपका आंसर आ गया 4। इलास्टिसिटी और डिमांड कितना है, 4। ठीक है हर्षराज। हाँ भाई, किसी का ऐसा कोई बच्चा जिसका आंसर नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया तो बता दो कि सर ये कैसे लिखा। हाँ भाई निखिल, थोड़े दुविधा में लग रहे हो, नहीं समझा तुमको, कर लो जो कर रहे थे। चलो अगेन कैलकुलेट ईडी व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 30% ऑफ, ध्यान से पढ़ना, ऑफ ओरिजिनल प्राइस and quantity increases from 300 units to 200 units। चलो इसको करो। हाँ जी, तो अभी ये क्वेश्चन में क्या है ना, सुनना, एक तरफ आपको दिया है वैल्यू परसेंट के अंदर, और दूसरी तरफ वैल्यू आपको दिया है क्वांटिटी के अंदर, है ना। तो इस केस में क्या करना होता है, जब एक वैल्यू आपको ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है तो दूसरे वाले को भी किस में फाइंड करना पड़ता है, परसेंटेज में फाइंड करना पड़ता है। तो आपको जो चीज़ क्वांटिटी का दिया ना 200 से 300 यूनिट्स, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा क्वांटिटी का, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस। एंड हमने फॉर्मूला देखा था, हमारा फॉर्मूला यही था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फॉल्स बाय 30%, यानी माइनस का 30%। अब मुझे केवल क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिए याद करो मैंने क्या बोला था आपको, ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन Q0 इंटू 100। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए, कि डेल्टा क्यू अपॉन Q0 इंटू 100। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, क्वांटिटी में चेंज 200 से 300 हो गई, 300 माइनस 200 करोगे 100 आ जाएगा। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, 200 इंटू 100, ये इससे कैंसिल। तो 50% चेंज आ रहा है आपकी क्वांटिटी में, देयर इज अ 50% चेंज इन क्वांटिटी। तो 50% यहाँ, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 50 को डिवाइड करोगे 3 से, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो तुम लोग का सही से आंसर है 1.66। चलो ठीक है, 1.67 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ हाँ सेम बात है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा चीज़ यहाँ पे आपने ऐसा क्यों करा विशाखा, क्योंकि सर एक चीज़ का आपको परसेंट में वैल्यू दिया हुआ था और एक चीज़ आपको वैसे दिया हुआ था। तो इस केस में क्या करना होता है, दोनों का आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद आप सॉल्व कर लो, तो ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है राहुल। एक और करते हैं। क्या दिक्कत है, नहीं देखो तो, थैंक यू। आगे सर,
लीजिए ये आपको क्वांटिटी का दे रखा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, और प्राइस डिक्रीजेस के बारे में दे रखा है कि प्राइस डिक्रीजेस बाय 30 रुपीज, अर्लियर इट वाज 100 रुपीज। 1.33 सीधा। थोड़ा हार्ड दे दें। हार्ड तो क्या यार, वैरायटी है बेटा ये तो। बेच खाई इसने। अब सुनो आगे, हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, कर रहे हैं बच्चे भी, रुक जाओ, है ना, आंसर निकालने दो उनका। अरे अरे शांत बच्चों, शांत शांत शांत। नानी के घर छुट्टी मनाने नहीं आए हो तुम लोग। हो गया विशाखा। अरे दीक्षा क्या कर रही है। ओके, तो अच्छा इस बार क्या दे रखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40%, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज 40%, अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस का परसेंटेज चेंज निकालने गए तो पता लगा प्राइस डिक्रीजेस बाय 30 रुपीज, यानी चेंज इन प्राइस दिया है, कितना दिया है, -30, डिक्रीज है ना इसलिए। तो चेंज इन प्राइस कितना है, -30, पुराना प्राइस कितना था 100, तो -30/100 इंटू 100, तो कितना चेंज आया प्राइस में, -30%, दोनों कैंसिल आउट, 40 को 30 से डिवाइड किया आपने, 1.33, ओके 1.33 तुम्हारा क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। क्लियर है बात। ये थे अभी तक सीधे सीधे क्वेश्चन जिसमें आपको प्राइस, क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज ये सब दे रखा था, तो आपने डायरेक्टली इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन ना दे करके तुमको इलास्टिसिटी दिया होगा, और तुमसे पूछेगा कि भाई नया प्राइस क्या हो सकता है, पुराना प्राइस क्या था, नई क्वांटिटी क्या हो सकती है, ये सब चीज़। तो अब एक बार वो तरह का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन तो आता ही है, और परसेंटेज मेथड का क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया है 2। कैलकुलेट quantity after change when price increases from rupees 60 to rupees 90. Earlier the quantity was 225 यूनिट्स, क्वांटिटी पहले 225 यूनिट थी, आपको नई क्वांटिटी निकालनी है आफ्टर चेंज। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 2 दिया हुआ है, और प्राइस में जो है वो चेंज ऐसा आ रहा है कि 60 से 90 हो चला है। तो चलो नया क्वांटिटी निकालो, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में जाओ, वैल्यूज रखो, आंसर आएगा। हाँ हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं।
ओके, देखेंगे भी। देखते हैं बेटा अभी, है ना, अभी करेंगे तब देखेंगे। नो चेंज का केस हाँ हो सकता है, अगर इलास्टिसिटी जीरो हो तो। नो चेंज। चलो चेक करते हैं कौन सही बोल रहा है। 200 होगा। अरे तुम पहले 500 बोल रहे थे। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2, P0 60, P1 90, सही है। अर्लियर द क्वांटिटी Q0 225, क्या फाइंड करना है, Q1। फॉर्मूला लगाते हैं, हमको तो फॉर्मूला आता है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस निकाल लो 30, चेंज इन क्वांटिटी अभी तक नहीं पता, चेंज इन क्वांटिटी को चेंज इन क्वांटिटी ही लिखेंगे। ठीक है, चलो तो ईडी 2, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी रहेगा Q0 225, P0 60, चेंज इन प्राइस 30, ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स। थोड़ा बहुत मैथ्स आता हो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आता है। हाँ ओके, यहाँ कितना बचा अब 1, तो माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन 225 और इक्वल्स टू में 1। हाँ जी बोलो। चेंज इन क्वांटिटी के आगे माइनस लेगा, कैसे लग जाएगा, वो हम जब चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू रखेंगे ना तब हम देख लेंगे, अभी हम पहले से क्यों ऐसा कुछ करें। ठीक है, अभी चेंज इन क्वांटिटी का ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए उधर कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये माइनस साइन इधर है ना, इसको उधर भेज देंगे अभी, ये 225 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली चेंज इन क्वांटिटी, जैसा कि आजाद ने बोला कि सर चेंज इन क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन क्वांटिटी आ रहा है माइनस का 225। ठीक है तो अब क्या निकालना है, Q1। तो Q1 के लिए फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q0। डेल्टा Q कितना आया 225, Q1 कितना है पता नहीं, Q0 कितना है 225, ये 225 को उधर ले जाओ, ये माइनस का है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो Q1 आ रहा है 0। नो चेंज कौन बोला, चेंज तो हो रहा है, Q1 हो गया 0 यूनिट्स, नो क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एट प्राइस ऑफ 90। आपने कहा नो चेंज, नहीं चेंज तो हो रहा है, Q1 इज 0, नई क्वांटिटी जो है वो 0 आ रही है। क्या 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 क्या, हाँ x माइनस 225 लिख सकते हैं डायरेक्ट, पर वो है थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट लगता है, तो हम चीज़ों को आसान करने में बिलीव रखते हैं।
अब तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है तो तुम ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबका दिमाग एक जैसा चले जरूरी नहीं है। मनप्रीत जी आया, निखिल जी ऑल गुड, राहुल समझ में आया, अंजलि कहाँ है? वहां नहीं है, तुमसे पूछ रहा हूँ। किसके साथ? वो सिमरन थी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं, उधर से सिमरन बुला लें, इधर से ये राहुल बुला लें, उधर से उधर से अमन को बुला लेते हैं। नहीं, रोहन नहीं था। है, कभी खुशी कभी गम में था, ठीक है, इधर से रोहन को बुला लेंगे। अरे वो कोई मिल गया थी ना जादू वाली, उसमें शायद रोहन नाम था ना उसका, ऋतिक रोशन का। अच्छा, रोहित था क्या? ओके, रोहित। रोहित। चलो चलो, एक और क्वेश्चन करो बच्चों ऐसा, ठीक है? इस बार ईडी ले रहे हैं हम 1.5 पॉइंट का, ध्यान रखना, ठीक है? और पिछली बार अपन ने Q1 निकाला था, तो इस बार Q0 निकालने पे ध्यान देते हैं, ठीक है? ओके, ईडी इक्वल्स 1.5 आफ्टर अ चेंज इन प्राइस, कंज्यूमर डिमांडेड, कंज्यूमर डिमांडेड 300 यूनिट्स at a price of ₹75। तो आपको बताना है हाउ मैनी यूनिट्स वर डिमांडेड, पहले डिमांड किए गए है ना, वर डिमांडेड व्हेन प्राइस वाज ₹50। जब प्राइस पहले 50 था, तो आपको बताना है कि उस समय कितनी क्वांटिटी मांगी गई होगी, यानी Q0 निकालना है। और अभी चेंज आने के बाद प्राइस हो गया है 75, क्वांटिटी हो गई है 300, और इलास्टिसिटी और डिमांड दिया 1.5, तो तुम लोग बाकी की चीजें कैलकुलेट करके दो। ऐसा मतलब इन क्वेश्चंस का, या यही पीडीएफ? यही पीडीएफ कर दूंगा ड्रॉप ग्रुप में। देखते हैं बेटा ना, जो भी है क्वांटिटी ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो अभी जो क्वांटिटी दी है वो डिक्रीज होने के बाद की दी है, तो आपको क्वांटिटी पहले वाली निकालनी पड़ेगी जो कि डिक्रीज होने से पहले थी। हाँ जी, कहिए क्या कह रहे हैं निष्ठा आप? 400 टू 1200, 400 1200।
हाँ ज्यादा तो होगी, तो 400 भी ज्यादा ही है और 1200 भी ज्यादा ही है, दोनों ज्यादा ही आ रहे हैं 300 से तो। पर ये सब चलो गुनी का बता बेटा। क्या पहले वाला आया था तेरे को समझ? तो अजीब कैसा आ सकता है आंसर? ढंग से चेक कर एक बार तेरा कैलकुलेशन। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक कर। तो दो जनों का 1200 आ रहा है, दो जनों का 400 आ रहा है और दो जनों का पॉइंट में आ रहा है। तीन जनों का 1200 आ रहा है। Q0। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई नेहा, बताओ भाई। नहीं आ रहा? क्यों? तुमने फॉर्मूला सही लगाया? तो बस, तो फिर अभी देखते हैं। हाँ भाई विशाखा बताओ। -240 माइनस में कैसे आएगा यार? माइनस तो नहीं आएगा देख विशाखा, पता है क्यों? क्योंकि बेटा क्वांटिटी तो डिक्रीज होके 300 आई है, 240। पर क्वांटिटी जो आएगी वो तो ज्यादा आनी चाहिए 300 से, क्योंकि क्वांटिटी तो डिक्रीज होके 300 ही है। अरे 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 क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या हो गया संस्कृति, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ 120 कैसे आ सकता है? तुम समझो मेरा मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा प्राइस जो है ना, पहले 50 था अभी 75 हो गया, तो प्राइस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो 300 जो है क्वांटिटी, ये बेटा पुरानी क्वांटिटी, एक नई क्वांटिटी है ना, ये तो डिक्रीज होने के बाद की क्वांटिटी है। तो इससे पहले जब क्वांटिटी रही होगी वो तो ज्यादा रही होगी ना, क्योंकि ये तो डिक्रीज होके आई है। तो पहले वाली जो क्वांटिटी आएगी वो तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा आएगी ना। 470, 420। एक नया आंसर और आ गया 420। हाँ भाई स्पेशल। चलो चलाओ चलाओ। क्या सोच रहे? पार्थ अग्रवाल, कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा तो भी आंसर नहीं आ रहा भाई साहब तुम्हारा। रुक जा यार रुक जा। हैं? 900, चलो एक और नया आंसर आया 900। तुम्हारा समझ में नहीं आया, इससे पहले वाला समझ में आया था? बस तो रुक जाओ, जब करूंगा तब समझना, कोई दिक्कत नहीं बेटा तुमको। करो करो। हाँ भाई आजाद, चल रहा है। 450, एक और नया आंसर 450। तो सॉल्व करना इसको। तो Q0 है। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है? जितना सॉल्व हो सकता है उतना तो करो। इसको दो कर काट के। हाँ जितना सॉल्व हो रहा है वो तो कर। चलो चेक करते हैं बच्चों, है ना? अरे हाँ तुम करते रहो अपना। हाँ हाँ तो मेरा करते से आंसर भी नहीं आ रहा। डिवाइड बाय 25 भी बोला उन्होंने। 240। चलो देखते हैं। हाँ गुनिका तू कह रही थी क्या? जितना अजीब आ रहा है बता तो सही। 299.25, इतना तो कैसे आएगा यार? मतलब तू बोल रही है पहले क्वांटिटी थी 299.25, अब हो गई डिक्रीज होके 300, ये कैसे हो सकता है? तूने कुछ गलत किया? आओ चलो चेक करते हैं किसने क्या गलत किया और किसने क्या सही किया। ठीक है, ओके। देखो ईडी दिया हुआ है। P0 कितना है बच्चों? 50। Q0 कितना है? Q0 कितना है ही नहीं। यही फाइंड करना है, एक्स लिख देता हूं। Q1, अरे Q1 तो है। और चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q0, जब जरूरत आएगी तब दिख लेंगे, अभी नहीं तो तब तक तो मैं डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू ही लिखना पसंद करूंगा। ओके। और अगर आगे लिखेंगे तो 300 माइनस Q0 हो जाएगा, ये हद से इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलो फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यू एक एक करके। बेटा ढंग से देखो सब लोग। अब अब जिसने जो कर लिया वो यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है?
ताकि तुम लोग को पता लग जाएगा तुम लोगों ने क्या कैलकुलेशन गलत करा है, और अगर गलत नहीं करा है तो किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है, बस वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेल्टा क्यू अभी अपने पास नहीं है, तो मैं डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू ही लिखूंगा ताकि मेरे लिए क्वेश्चन करने में आसान रहे। सिमिलरली दीक्षा, अरे दीक्षा बस रुक जा, अभी देख लेते ना इधर यार। हाँ आ गया, कितना आया 1200, चलो देखते हैं। ओके क्यू जीरो भी नहीं पता तो मैं क्यू जीरो को भी क्यू जीरो लिखना ही पसंद करूंगा। ज्यादा से ज्यादा जो मैं लिख सकता हूँ मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा तो फिलहाल कुछ भी नहीं लिख सकता। P0 50, डेल्टा P 25, इसको इससे डिवाइड किया 2 आ गया, फाइन। तो माइनस डेल्टा क्यू अपॉन एक्स, और ये साथ में 2 भी है, और इधर 1.5। अब जो नेक्स्ट मुझे दिख रहा है स्टेप वो ये हो सकता है हद से हद कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये x जो है 1.5 के पास जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 1.5x माइनस का 2 डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू लिख दो, डेल्टा क्यू की वैल्यू है रही 300 माइनस एक्स। चलो ब्रैकेट वगैरह खोलते हैं, -2 इंटू 300 दैट विल बी -600, -2 इंटू माइनस एक्स दैट विल बी प्लस का 2x। क्लियर है बात? चलो ये प्लस के 2x को यहां ले चलते हैं, x वाले एक तरफ, ये तो बेसिक कैलकुलेशन बचपन में सीखा होगा तुम लोगों ने, है ना। 1.5x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 600, दिस विल बी माइनस का 0.5x, माइनस माइनस कैंसिल, 600 को 0.5 से डिवाइड किया, दिस विल बी 1200। तो पुरानी जो क्वांटिटी रही थी Q0 दैट विल बी 1200। बहुत बढ़िया निमिष, तुमने ये आंसर, समय और शुभांगी को भी, और इधर दीक्षा को भी, इन लोगों ने समय से बहुत आगे रहते हुए आंसर पता नहीं कभी निकाल लिया था। और थोड़ा बहुत श्रेय हर्ष राज को भी दे दो। अरे बेटा क्या कर रहे हो, एक सेकंड कहाँ बैठे हो बेटा निमेश, फिर भी बेटा क्या हो गया? अरे तो फिर भी क्या हो गया? अरे तो क्वेश्चन ही तो है, क्या हो गया? पे एक ही क्वेश्चन है, क्या तुम आज ही सीए बन जाओगे क्वेश्चन करने से? हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, लेट इट बी, बच्चे को खुश होने दे। चलो हाँ भाई, ये 400 वाले कौन थे? 400 कैसे निकाला? चेंज इन क्यों? ये तुम कैलकुलेशन देखो बच्चों कैसे होगा। गुनी का क्या गलत किया था? पता नहीं, इधर देखना तो पता कर। नहीं ये तो सही है, मुझे भी पता है। ठीक है निखिल, आजाद, क्या गलती किए थे? इक्वेशन थोड़ा गलत हो गया था अपने पीछे बेटा। दिलांश क्या गलती किए थे? अच्छा तुमने तो वहीं रुक गए थे, हाँ ठीक है। पार्थ 300 ले, अरे 300 कैसे ले रहे हो? चेंज इन क्वांटिटी साफ साफ लिखा था ऊपर कि भाई डिमांडेड 300 यूनिट्स, ये तो तुमने डिमांड किया ना, चेंज कैसे ले सकते हो उसको? तो डेल्टा क्यू लिखो, और बाद में जाके जब नहीं दिखेगा कि अब क्या हो रहा है तो वहां फॉर्मूला लगा दो, ये करोगे। क्लियर है बात? चलो अभी आज हम इसको यहीं तक करते हैं। इसके आगे के ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और थोड़े जो अजीब अजीब से रहेंगे वो कल करेंगे, और फिर आगे